Assalamualaikum guys, welcome back to People's Podcast Pakistan, our 15 podcast as usual with Abdullah Ali Khan and me. Abdullah Ali Khan, how are you? Everything good? रिकॉर्ड ब्रो क्या हाल चाल है कैसे हो अल्लाह का शुक्र. Yes, so आज का हमने टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट चूज़ किया because we know what people love and what people love is our topic about aliens and topic about different things like paranormal and stuff. So आज हमने दो टॉपिक चूज़ किए हैं. आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन हाई जंप एंड अब्दुल्ला अली खान विल डिस्कस स्किन वॉकर स्किन रेंच. वॉकर रैंच Okay, so how do you want to add something or I should just start going? यार स्किन वॉकर रैंच नाउ आफ्टर हियरिंग ऑल ऑफ दैट यू विल डिसाइड कि इज दिस ऑफ अ पैरानॉर्मल नेचर या फिर इज दिस जस्ट द यूएफओ वाला नैरेटिव। तो इसलिए हम उसको यूएफओ वाले पार्ट की सीरीज में ही हम उसको ऐड करेंगे इस एपिसोड को। तो No या worries. बोथ ऑफ दीज थिंग्स हाई जंप एंड स्किन वॉकर हैव दैट यूएफओ वाला एलिमेंट। Okay, no worries. So I will just start with Operation High Jump. So Operation High Jump से पहले we will have to explore the history of Operation High Jump और ये Operation High Jump क्यों किया गया by uh, American US Navy. So अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाए, as you know in 1938 Nazi Germans जो थे they were going to every extent to get some knowledge about previous histories और प्रीवियस सिविलाइजेशंस जिससे वो मदद ले सकें इन क्रिएटिंग न्यू सीक्रेट वेपन्स. और इसमें जो उनकी सीक्रेट सोसाइटी थी ऑफ नासी जर्मन्स इट वाज नोन एज थ्यूल सोसाइटी. थ्यूल जो थी इट वाज एन अकल्ट सोसाइटी विद इन नाजी जर्मन्स जो कि बिलीव करती थी कि हमारी से जो पहले जो एक सुपीरियर रेस एग्जिस्ट करती थी अर्थ के ऊपर and they were residing about the same point in about Antarctica, and they believe that these people used to live in beneath Antarctica in some kind of hollow earth. और इनका एक मानना की बात ये भी थी कि दीज पीपल वर हाईली एडवांस्ड, ये लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थी इनकी सिविलाइजेशन. दे हैड सम काइंड ऑफ सीक्रेट नॉलेज, सम काइंड ऑफ सीक्रेट पावर, साइकिक पावर्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो नाजी जर्मन्स वर गोइंग टू एवरी एक्सटेंट टू गेट देयर हैंड्स ऑन एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कुड गिव देम एन एज ओवर एलाइज इन विनिंग वर्ल्ड वॉर टू. सो उसमें क्या होता है कि इन 1938 नाजी जर्मन्स ने एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया टू एंटार्क्टिका, टू एक्सप्लोर एंटार्क्टिका. और इनका जो एक्सपीडिशन था इट वाज रियली वेल इक्विप्ड एक्सपीडिशन विद 2 सबमरीन्स विद ए बिग शिप एज वेल. साथ में एक सप्लाई शिप भी थी. और इन्होंने इसके साथ जो ऑन बोर्ड थे दे वर द मेंबर्स ऑफ ऑकल्ट सोसाइटी ऑफ थूल. जैसे मैं ऑलरेडी बता सकूँ जो थ्यूल सोसाइटी थी नाजी जर्मन्स की, उसके भी जो कुछ मेंबर्स थे वो भी इस एक्सपीडिशन का हिस्सा थे. एंड जब इन लोगों ने लैंड किया एंटार्क्टिका के ऊपर, इन लोगों ने एंटार्क्टिका को बहुत तेज़ी से मैप करना शुरू कर दिया, एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. एंड दे एक्सप्लोर्ड अबाउट आई थिंक सो एज पर डॉक्यूमेंट्स दे एक्सप्लोर्ड लिटरली लाइक क्वार्टर ऑफ एंटार्क्टिका विद इन फ्यू मंथ्स. और जैसे इन लोगों ने एक्सप्लोर किया दे केम अक्रॉस अ स्मॉल 300 माइल रेडियस ऑफ हैबिटेबल जोन. हैबिटेबल जोन इस तरह का था कि वहाँ जो टेम्परेचर वॉज क्वाइट मॉडरेट. ओके गाइस, तो मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा. सो in 1938, Nazi Germans they launched an expedition on Antarctica with a big fleet of with 2 submarines and with some supply chains as well. और इन सबमरीन्स के ऊपर थ्यूल सोसाइटी के भी कुछ लोग थे एंड दे वर सेंट बाय नाजी जर्मन अथॉरिटीज़ टू गो एंड एक्सप्लोर Antarctica. And as soon as they land, they start mapping Antarctica as fast as possible. And अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इन लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ माइल्स लिटरली कुछ वीक्स में कवर करना शुरू कर दिए. एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स आफ्टर दे कवर सिग्निफिकेंट एरिया, इन लोगों ने देखा कि एक 300 माइल्स का एक बड़ा सा एरिया है जो कि विच सीम्स लाइक इन हैबिटेबल जोन इस तरह से कि देयर वाज एन ओएसिस. वहाँ कुछ प्लांट्स भी ग्रो हुए हुए थे और वहाँ एक लेक थी जिस लेक का जो वाटर था उसका टेम्परेचर अराउंड 20 to 22 सेंटीग्रेड था. सो इन लोगों ने ये सोचा कि दिस स्पॉट विल बी रियली गुड टू बिल्ड अ नाजी बेस ओवर हेयर. ठीक है. एंड नाउ इट इज़ सेड टू बी के नाजी जर्मन्स ने अपनी बेस बिल्ड की. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम दे यूज टू सेंड देयर सप्लाइज, अपने सप्लाइज भेजते, अपने आर्म फोर्सेस भेजते, अपनी टेक्नोलॉजीज भेजते, अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट्स इस जगह पे कैरी करते.
अब जैसे कि वर्ल्ड वॉर टू एंड हो रही थी इन 1945, अमेरिकन के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं नाजी जर्मन्स के, और उन्होंने जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू किया तो इनको कुछ मालूम हुआ कि देयर माइट बी सम सीक्रेट मिलिट्री बेसिस ऑफ नाजीज इन अंटार्कटिका। एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट अराउंड दैट एरिया लोगों ने बहुत सारे अजीबोगरीब फ्लाइंग सॉसर्स और इस तरह के अजीबोगरीब एयरक्राफ्ट बिफोर रोजवेल्ट इंसिडेंट इस एरिया में पहले ऑलरेडी फाइटर जेट्स जो थे, फाइटर पायलट्स वो देखते थे इस एरिया में अंटार्कटिका के आसपास। तो अमेरिका एक ऑपरेशन रिलीज़ करता है विद द नेम ऑफ ऑपरेशन हाई जंप इन अक्टूबर 1946। और इस ऑपरेशन को जो लीड करा था हिज नेम वाज एडमिरल रिचर्ड ईबर्ड। ये जो एडमिरल रिचर्ड है, ही वाज रियली रिनाउंड नेवी ऑफिसर। इसके पास हाईएस्ट ऑनर्स थे क्योंकि इसने वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़बरदस्त किस्म से डिफरेंट ऑपरेशंस एलाइज फोर्सेस के कैरी ऑन किए थे। तो अमेरिकन नेवी ने सोचा कि इससे बेहतरीन बंदा कौन हो सकता है जो कि इस ऑपरेशन को लीड करेगा। सो इसकी अथॉरिटी में एक पूरा फ्लीट जाता है टूवर्ड्स अंटार्कटिका। और इसका जो मेन पर्पस जो अमेरिकन नेवी वो ये पोर्ट्रे करती है कि इसका जो मेन पर्पस है, इट विल बी फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग। और इन लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि अगर हम इस जगह पे जाएंगे वी विल एक्सप्लोर अंटार्कटिका फॉर मिनिमम ऑफ 7 to 8 months। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, दीज गाइस जस्ट रिटर्न इन फ्यू वीक्स, दे ओनली स्टे ओवर देयर फॉर 3 to 4 weeks, और 3 to 4 weeks के बाद ये अपना ऑपरेशन अबेंडन करके वापस आ जाते हैं। और जब इनका ऑपरेशन वहाँ कैरी ऑन हो रहा था अंटार्कटिका के अंदर, अकॉर्डिंग टू मिलिट्री रिपोर्ट्स, a quite big number of casualties इन लोगों ने सफ़र की उस एरिया में। बहुत सारे इनकी जो वॉरशिप्स थी वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई। अगर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इनके दो तीन लोग जो थे वो मरे, बट दे पोर्ट्रेट देम एज एक्सीडेंटल डेथ्स। बट लोग कहते हैं कि सिर्फ दो तीन लोग नहीं मरे थे, दो तीन फौजी आर्मी ऑफिसर्स नहीं मरे थे, नेवल ऑफिसर्स नहीं मरे थे, जबकि हंड्रेड्स में नेवल ऑफिसर्स यहाँ डेथ हुई थी। और उसको नेवी ने कंसील किया उनकी डेथ्स को बाय टेलिंग लाइक दीज वर जस्ट सम एक्सीडेंटल डेथ्स जो कि ऑपरेशन में होती रहती हैं। और इन लोगों ने इनकी बॉडीज़ जो अपने ऑफिसर्स की बॉडीज़ भी वहीं दफना के आ गए, अपने साथ भी कोई बॉडी लेके नहीं आए। सो जैसे ही जब ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ इन विद एडमिरल रिचर्ड के साथ बहुत बड़ा एक फ्लीट गया, वॉरशिप्स का फ्लीट गया, साथ में एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी गया, साथ में 2 सबमरीन्स भी गई। और इट वाज इट वाज प्रोमिनेंट कि ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर ट्रेनिंग के लिए नहीं जा रहे, दे आर गोइंग फॉर समथिंग बिगर। और लोग ये कहते हैं कि दे न्यू अबाउट सम काइंड ऑफ नाजी हेड क्वार्टर्स इन अंटार्कटिका एंड दे वर गोइंग टू लुक फॉर इट और गोइंग टू हंट इट डाउन। अब लोग कहते हैं कि जैसे इन लोगों ने इस जगह अंटार्कटिका में लैंड किया, अंटार्कटिका में लैंड करते साथ इनके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो गई। पीपल यूज टू सी फ्लाइंग सॉसर्स इन अंटार्कटिका अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, अकॉर्डिंग टू सम पीपल हु वर विद एडमिरल रिचर्ड। जो एडमिरल रिचर्ड के साथ कुछ लोग जो थे जो ऑपरेशन हाई जंप में गए थे, उनके पर्सनल इंटरव्यूज़ और उनके मुताबिक दे यूज टू सी फ्लाइंग सॉसर्स एंड दे यूज टू फील डिफरेंट काइंड ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वाइल दे वर इन अंटार्कटिका। कभी कभार इनके जो जहाज़ थे, जो छोटे जो जहाज़ होते थे ना उस वक्त वर्ल्ड वॉर के वक्त के, दे वर जस्ट विच वर जस्ट शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट जो कि सिर्फ आप कह लो कि 500 to 600 माइल्स तक उड़ सकते थे, फिर वापस उनको लाना पड़ता था फॉर रिफ्यूलिंग। वो जहाज़ हवा के बीच में उनका इंजन बंद हो जाता, इनके कंपसेस काम करना बंद हो जाते। और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स जो एडमिरल ई बर्ड था जो कि इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था, वो 3 घंटे के लिए गायब भी हो गया था और किसी को मिल भी नहीं रहा था कि वेयर डिड ही गो। ठीक है, विच वॉज रियली स्ट्रेंज बिकॉज ही वॉज ऑन ए स्मॉल प्लेन। जिस प्लेन पे वो गया था फॉर रिकॉनिसेंस और फॉर सर्वेलेंस, वो प्लेन सिर्फ मैक्सिमम 1 घंटे के लिए उड़ सकता था। ठीक है, तो वो कैसे 3 घंटे तक गायब रहा। और एडमिरल यही कह रहा था कि मैं हवा के अंदर था। और मज़े की बात यह कि अकॉर्डिंग टू एडमिरल बर्ड सिर्फ एक या 2 घंटे पास, सिर्फ 1 घंटा मैक्सिमम गुजरा था। बट अकॉर्डिंग टू पीपल who were waiting for him on who were waiting for his return, they told like we were waiting for more than 3 hours। और एडमिरल बर्ड के लिए सिर्फ 1 घंटा गुजरा था। ठीक है, विच इज़ रियली स्ट्रेंज। सो अब लोग ये कहते हैं कि एडमिरल बर्ड
जब वापस आया इस ऑपरेशन को अबैंडन करके, ही स्टार्टेड मेकिंग सम आउटरेजियस, इसने कमेंट्स पास करना शुरू कर दिए मीडिया के अंदर। जैसे कि इसने कुछ जगहों पे अखबारों के अंदर कहा कि अमेरिका शुड गेट प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू एनिमी, और ये जो एनिमी है दे कैन अटैक फ्रॉम साउथ एंड नॉर्थ पोल। इनके पास जो एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट जो हैं इनके पास, इट इज़ दे आर दीज एयरक्राफ्ट आर हाईली आर वेरी हाईली मनूवरेबल, मतलब कि जो एयरक्राफ्ट हैं दे कैन मेक बिग टर्न्स, दे कैन ट्रैवल वेरी फास्ट, एंड दे कैन ट्रैवल हंड्रेड्स ऑफ टाइम फास्टर देन आवर ओन फाइटर जेट्स। ठीक है। और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसा की स्टेटमेंट्स क्यों क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके जो साथ की जो जर्नल्स थे दे वर नॉट मेकिंग सच कमेंट्स, बट जो एडमिरल ई बर्ड था वो ऐसे कमेंट्स दे रहा था। उसके बाद क्या होता है, एडमिरल ई बर्ड को बुलाया जाता है पेंटागन फॉर अ डीप ब्रीफ। अब जैसे ही एडमिरल ई बर्ड को डीब्रीफ के लिए बुलाया जाता है, उसको वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि उसको धमकी दी गई कि यू डोंट हैव यू यू आर नॉट गोना मेक एनी काइंड ऑफ न्यू स्टेटमेंट एंड यू आर गोइंग टू शट अबाउट इट। तुमने कोई बात नहीं करनी इस ऑपरेशन के बारे में, तुमने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी, और अगर तुमने शेयर की तो वी विल कम फॉर यू। और लोग क्या कहते हैं कि इसी की वजह से जो एडमिरल रिचर्ड था, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में दोबारा ऑपरेशन हाई जंप के बारे में बात नहीं की। अब जैसे ही एडमिरल रिचर्ड जो है ये मर जाता है, इसका बेटा इसकी एक पर्सनल डायरी को पब्लिश करता है विद द नेम ऑफ एडमिरल ई बर्ड एंड इट्स सीक्रेट्स ऑफ ऑपरेशन हाई जंप। कुछ लोग कहते हैं कि ये बुक नकली थी, क्योंकि इसमें जिस जिस तरह की लैंग्वेज एडमिरल ई बर्ड ने यूज़ की थी, वो इस तरह की लैंग्वेज डे टू डे कॉन्वर्जेशन में यूज़ नहीं करता था, और ये ऐसा लगता है कि किसी बच्चे ने किताब लिखी थी, बिकॉज एडमिरल ई बर्ड वॉज अ रियली मेच्योर गाय, और वो इस तरह की क्लेम्स कभी भी नहीं, ऐसे क्लेम्स कभी भी अपनी किताब में नहीं लिखेगा, अपनी जर्नल में नहीं लिखेगा। अगर लिखेगा भी तो उसकी जो लैंग्वेज जो कि बहुत फॉर्मल होगी और बहुत, आप कह लो, एक तरह की ऑथेंटिक लैंग्वेज होगी। उसके बाद मालूम ये हुआ कि जो बुक थी, इट वाज कॉपीड फ्रॉम अ हॉलीवुड मूवी। उसमें से उसके ज़्यादातर जो डायलॉग्स थे वो कॉपी किए गए थे। सो लोगों को ये लगा कि जो बुक है, दिस इज़ नॉट 100% ट्रू। इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, इसका जो बेटा है इसने मैन्युफैक्चर किया है फॉर सम सस्ती जो होता है नहीं, सस्ती फेमस सस्ता सस्ता मशहूर होने के लिए उसने ये स्टंट किया है। ठीक है। बट लोग कहते हैं कि ही वॉज मेकिंग सम स्ट्रेंज कमेंट्स आफ्टर ही केम फ्रॉम ऑपरेशन हाई जंप, और इसने ये एक बात की थी कि अमेरिका शुड गेट रेडी अगेंस्ट these new enemies which are really which are far more advanced than we are। और इनके जो जहाज़ हैं, इनके जहाज़ बहुत तेज़ी से ट्रैवल करते हैं और बहुत मनूरेबल जहाज़ हैं, और अमेरिका को थ्रेट है फ्रॉम ऑफ अटैक फ्रॉम साउथ एंड नॉर्थ पोल। इसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट द डायरी, आई नो कि हम डायरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज डायरी इज़ नॉट एन ऑथेंटिक पीस ऑफ एविडेंस, बट अकॉर्डिंग टू हिस्स डायरी, जब 3 घंटे के लिए एडमिरल ई बर्ड गायब हुआ था हवा के अंदर इन अंटार्कटिका, इट इज़ सेड कि ही ही फाउंड अ होल सिटी, पूरा एक इसने एडवांस सिटी एक तरह का डिस्कवर किया इन द मिडल ऑफ अंटार्कटिका। और कहते हैं कि उस वक्त इसका रेडियो सब कुछ काम करना बंद हो चुका था, एंड दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू रिकनेक्ट with his you can say with his army officers back on the base। उनके साथ ही कांटेक्ट नहीं कर सका, मगर इसने एक पूरा सिटी देखा है। सिटी में बाकायदा इसने कुछ लोगों से मुलाकातें की जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल थे, जिनके जो बाल थे वो गोल्डन थे, दे वर वाइट इन कलर विद ब्लू आइज़, और उन्होंने वहाँ स्वास्तिका का सिंबल अपने हर जगह अपनी दीवारों पे अपनी बिल्डिंग्स पे बनाया हुआ था, विच वॉज अ सिंबल ऑफ नाजी जर्मनी। इफ़ यू हैव सीन दैट सिंबल, विच इज़ लाइक अ क्रॉस एंड स्क्वायर। और इसने वहाँ जाके जो उनका जो प्रेसिडेंट था उस सिटी का, जिसको वो लोग द मास्टर कहते थे, उससे बात की, उससे एक्सचेंज किए, उससे कुछ मुकालमात किए, मगर दिस इज़ ऑल BS। मगर जो सही बात जो है, विच इज़ रियली स्ट्रेंज के आफ्टर दिस ऑपरेशन हाई जंप, फ़ौरन रोज़ावेल्ट का वाक़या होता है, और अक्रॉस द अमेरिका इस तरह के वाक़यात और इस तरह की हर फ्लाइंग डिस्क और सॉसर शेप्ड एयरक्राफ्ट्स वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो पहली बात जो थी ऑपरेशन हाई जंप की, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब थी, कि व्हाई डिड दे गो ओवर देयर सो हेविली आर्म्ड। ठीक है, इट वाज़ लाइक दे वर गोइंग फॉर अ वॉर। ठीक है, इनको मालूम था कि देयर इज़ समथिंग ओवर देयर। सेकंड,
ये लोग जितनी बड़ी तादाद के साथ गए थे, ये उतनी ही कम तादाद के साथ वापस आए। इसका मतलब क्या था कि दे हैव सफर्ड सम हाई कैजुअलिटीज़ इन अंटार्कटिका विच दे वर नॉट टेलिंग अबाउट। और ये वहीं डेड बॉडीज़ लोगों की अपने सोल्जर्स की दफन करके आ गए, ये कह के कि हमारे कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे, वहाँ टेम्परेचर बहुत लो था, कुछ लोग फ्रॉस्ट बाइट से मर गए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहाने बना के उनकी डेड बॉडीज़ वहीं दफन करके आ गए। तीसरी बात, इनकी जो फ्लीट था, जो कि फ्लीट गया था अंटार्कटिका, इन लोगों ने उस सारे फ्लीट के जो जहाज़ थे, जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, उन सब के नाम चेंज कर दिए ओवरनाइट, नेवी ने। ठीक है, वो चेंज क्यों किए? बिकॉज अगर फ्यूचर में कोई डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ होते हैं और उनमें इन जहाज़ों का नाम लिया जाएगा, तो लोग कहेंगे ये तो जहाज़ थे ही नहीं, ये जहाज़ों का नाम तो डिफरेंट था। ठीक है, ये जो शिप्स अभी हैं इनका तो नाम डिफरेंट है, और जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखा हुआ है वो डिफरेंट है, तो लोग इसको रूल आउट कर देंगे। और पहले भी नेवी, अमेरिकन नेवी ने ऐसा काम किया हुआ है कि अपने सब मरीन्स के और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नाम चेंज करते रहते हैं वो फ्रीक्वेंटली। मगर इट वाज रियली स्ट्रेंज कि इन लोगों ने उस ऑपरेशन हाई जंप से आने के बाद विद इन फ्यू वीक्स अपनी सब मरीन्स और अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नाम क्यों चेंज कर दिए। और फोर्थ बात, वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सब मरीन्स हैवीली डैमेज थी, मतलब कि दे वर इन सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद समथिंग एल्स। पांचवी बात जो कि सबसे स्ट्रेंज है कि ये जो एडमिरल ई बर्ड था, इसने आते साथ ही स्ट्रेंज कमेंट्स पास करना शुरू कर दिए मीडिया के ऊपर, लाइक वी शुड गेट रेडी फॉर अ न्यू एनिमी, दिस एनिमी इज़ रियली इज़ फार मोर सुपीरियर एंड फार मोर एडवांस दैन ओवर रेस। और इसने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी, एंड अमेरिका इज़ इन थ्रेट फ्रॉम साउथ एंड नॉर्थ पोल। तो इस इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वी कैन से लाइक समथिंग वॉज गोइंग ऑन इन अंटार्कटिका, एंड टू डेट no one is allowed to explore Antarctica because Antarctica is co-owned by 12 countries। सिर्फ 12 कंट्रीज़ के लोग इसकी टेरिटरी को ओन करते हैं। और नो वन कैन गो ओवर देयर, लाइक आई कैंट रियली गो ओवर देयर जस्ट फॉर एक्सप्लोरिंग, या फिर मैं एक टूरिस्ट बन के वहाँ नहीं जा सकता। येस आई कैन गो टू अंटार्कटिका, बट सम प्लेसेस जो कि डेजिग्नेटेड हैं, वो भी सिर्फ कुछ कुछ कोस्ट हैं अंटार्कटिका के जहाँ हम जा सकते हैं, वहाँ जाके थोड़ी बहुत अंटार्कटिका को आसपास से देख सकते हैं, मगर हम अंटार्कटिका को डीपली एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ओनली मिलिट्री पर्सनल्स एंड ऑथराइज्ड मिलिट्री पर्सनल्स फ्रॉम दीज 12 कंट्रीज, ओनली दीज कैन एक्सप्लोर अंटार्कटिका। और इसकी जो रीज़न अंटार्कटिका ट्रीटी के जो कंट्रीज वो ये देते हैं कि दैट वी वांट टू प्रिजर्व ओवर इन्वायरमेंट, which is all BS। Why these people would ever care about environment? अगर दुनिया के हालात देखें, दुनिया में हर जगह environment की जो कंडीशंस है वो ब्रीच हो रही हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, ठीक है, चाहे वो मिलिट्री पर्पसेस हों, चाहे वो केमिकल्स बनाने की कोई चीज़ हो। हर हर इंडस्ट्रियल हर तरफ हम लोग दुनिया में इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं उनको ब्रीच कर रहे हैं। मगर वाई दे मस्ट बी हाइडिंग समथिंग दैट दे आर नॉट लेटिंग एनी वन गो इन दीज प्लेसेस इन अंटार्कटिका। आज तक अंटार्कटिका कभी भी डीपली एक्सप्लोर नहीं हुआ। About 70% of Antarctica is unexplored because of harsh environment, and अक्सर कुछ जगहों पे वहाँ जो टेम्परेचर है वो -60 से -70 के दरमियान भी चला जाता है अंटार्कटिका में। सो दिस वाज ऑपरेशन हाई जंप। मैंने ऑपरेशन हाई जंप में बता दिया कि व्हाट वाज ऑपरेशन हाई जंप, और इससे पहले जो नाजी एक्सपीडिशन था उसके बारे में मैंने बता दिया। एंड आई टोल्ड अबाउट 5 पॉइंट्स कि ये जो 5 डिफरेंट पॉइंट थे, ये how why does these 5 point make Antarctica so different and so unique? What do you have to say यार, anything about it, Abdullah? if you read this about this project high jump और आप साइड बाय साइड बारे में पढ़ोगे, you will realize कि it's the same narrative, right? Same cover up story। हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्बिंग्स होती हैं 1945 पे, फिर उसके फौरन बाद द रोजवेल इंसिडेंट, और उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ यूएफओ साइटिंग। साइड बाय साइड ये प्रोजेक्ट हाई जंप चल रहा है, तो समथिंग टू इट व्हिच वी डू नॉट नो, राइट? इसके अलावा एक तो नैरेटिव ये है ना कि देयर इज दिस अंडरग्राउंड सिटी इन अंटार्कटिका, जिस तरह उसकी डायरी बात करती है। लेकिन द अदर स्टोरी इज कि इट्स अ पोर्टल व्हिच द एक्सेस ना कर ले इसको। दीज आर द टू कॉमन नैरेटिव्स जो आप अंटार्कटिका की बात करते हो कि व्हाई यू कैन नॉट विजिट इट एज अ टूरिस्ट। कि आप एंड ओनली इससे कुछ ऑथराइज्ड पर्सनल्स जा सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट वहाँ जा सकते हैं जिनके पास क्लियरेंस है वहाँ जाने की, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। या इसके अलावा इफ आई मूव ऑन टू स्किन वॉकर रैंच, इट्स दिस
pretty much same thing here. A mixture of paranormal activities and a mixture of UFO sightings. Yeah. अच्छा, तो स्किन वॉकर रैंच इट्स बेसिकली अ प्रॉपर्टी। एक जगह है 500 तकरीबन एकड़ की, अप्रॉक्सीमेटली इन इन ओइंटा काउंटी, यूटा के अंदर। और इसके इसके बारे में काफ़ी वाक़ियात हैं, नॉट जस्ट रीसेंट वाक़ियात, इट स्ट्रेचेस ऑल द वे बैक टू द अर्ली 17th एंड 18th सेंचुरीज़, अबाउट यूएफओ साइटिंग्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। कुछ लोग इसको एसोसिएट करते हैं विद घोस्ट्स एंड ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, बट सम पीपल से कि अच्छा, वी स्पॉटेड, we saw actual UFOs there। काफ़ी रिसर्चर्स, काफ़ी जर्नलिस्ट वगैरह एज वेल, जो काफ़ी इंट्रीग हुए इस प्रॉपर्टी से, जिन्होंने जाके देखा, एक्सप्लोर किया इसको। तो अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो है ना, इसकी अर्लीस्ट आपको वाकया मिलेगा इन दिस मिशनरी था, एक राइटर भी था, सिल्वेस्टर वेलेस के नाम से। इसने 1776 में एक अपनी किताब के अंदर लिखा कि उसने देखी स्ट्रेंज फायर बॉल्स अपीयरिंग आउट ऑफ दिस प्लेस, ये यूटा काउंटी के अंदर, यूटा के अंदर, इसी स्किन वॉकर रैंच जो जगह है, जिसको हम शर्मन रैंच भी कहते हैं, उस जगह से उसने फायरबॉल्स आते हुए देखे, ठीक है। इसके बाद इसके इसके लाइक अराउंड द नेक्स्ट 50 इयर्स काफ़ी और साइटिंग्स हुई, स्पेशली वन एलिमेंट इज के पीपल से कि दे सॉ ब्लू क्रीचर्स were coming out of nowhere, like there's mist everywhere, but out of nowhere these blue creatures come and they approach you and all of those things। अब मिड टू लेट सेंचुरी में ना आपको वाकई ज़्यादा मिलते हैं इसके बारे में। लाइक एक फैमिली थी, द शर्मन फैमिली, जिसकी वजह से इसका नाम स्किन वॉकर रैंच के साथ साथ शर्मन रैंच भी आप इसको बोलते हो। टेरी शर्मन था जिसने 18 महीने इस जगह को ऑक्यूपाई किया, और वो बताता है कि बाय द वे गॉट सो स्पूक्ड कि ही सोल्ड इट टू टू अनदर पर्सन जिसका नाम है बिगलो। खैर, ये बताता है, ये और इसकी बीवी ग्वेन वो अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं विद अ लोकल लोकल रिपोर्टर 19 1996 के अंदर। वो कहते हैं कि उन्होंने क्रॉप सर्कल्स देखे, यूएफओस देखे, और उनके जो कैटल थे, देयर ऑल देयर द हर्ड ऑफ एनिमल्स दैट दे ओन्ड, दे वर स्लॉटर्ड, दे वर मैसेकर्ड, बट द थिंग इज के देयर वाज नो ब्लड, देयर वाज दैट वाज बेसिकली bloodless slaughter, आप कह सकते हो कि those animals just died mysteriously with no blood anywhere, and that's very strange, right? What can you associate that with? हाँ, एक बात तो ये कि वो जो आपने बात की ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस भी, कुछ लोग कहते हैं कि एनिमल सेक्रीफाइसेस हो रही थी उस जगह पे, बट नो ब्लड वॉज फाउंड, कोई खून नहीं देखा जाता था। और दूसरी बात ये है कि जो इंसिजन की जाती थी एनिमल्स के ऊपर, इट वॉज रियली एक्यूरेट, लाइक जैसे कि किसी चीज़ ने एनिमल्स को बाकायदा किसी पर्पज़ से खोला हो टू स्टडी अबाउट सम ऑर्गन्स, जब आप इफ़ यू स्टडी बायोलॉजी, आपको पता होगा बायोलॉजी में जब हम 8 या 9 क्लास में जाते हैं तो प्रैक्टिकल्स होते हैं बायोलॉजी में, जिसमें आपको जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग को आपको खोलना पड़ता है, डायसेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, प्रॉपरली डायसेक्ट करना पड़ता है। कहते हैं ये एनिमल्स भी प्रॉपरली डायसेक्टेड स्टेट में मिलते थे, लेकिन इनकी स्किन के ऊपर बाकायदा जो कट्स होते थे, वो कट्स लगते थे जैसे किसी बाकायदा स्केपल से लगाएं, ठीक है, कि मतलब कि किसी छुरी से लगाएं बाकायदा, और बाकायदा इनको खोल के स्टडी किया गया है। कुछ कभी कभार ये जो लाशें मिलती थी कैटल स्किन के अंदर से, ऑर्गन्स भी मिसिंग होते थे। सो इट वाज रियली स्ट्रेंज। और सबसे बड़ी बात, एज यू टोल्ड, कि कोई ब्लड भी नहीं होता था इन कैटल्स में से। That's very mysterious, yaar, कि you're right at saying it was done in a very surgical manner, right? If you're killing an animal, so you do not care about much about precision, right? But if you're doing it for some other purpose, to explore something or whatever, so you do it in a very organized medical surgical manner, और उसके साथ साथ देयर वाज नो ब्लड फाउंड, तो दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग, आई माइट से। इसके अलावा ये जो शर्मन फैमिली होती है, टेरी शर्मन जो होता है, ये बेच देता है प्रॉपर्टी बिगलो को। रॉबर्ट बिगलो जो एक यूएफओ एंथुसियास्ट होता है, एक रियल एस्टेट ओनर होता है, बिजनेसमैन काइंड ऑफ कह लो, उसने $2 लाख की बेच दी उसको प्रॉपर्टी। अब ये जो है बिगलो जो है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस के अंडर एक ना सर्वेलेंस बनाता है रैंच के इर्द-गिर्द, फुल रिसर्च के लिए, और ये फिर इसको बाद में बेच देता है एडमेंटियम रियल एस्टेट को। खैर, इसके बीच में ये होता है कि 2005 में 2 लोग, एक जॉर्ज नैप और दूसरा केलर, ये दोनों एक किताब लिखते हैं, हंट फॉर द स्काई वॉकर, जिसमें ये
अपनी डेकेड्स ऑफ रिसर्च का बताते हैं कि इन्होंने इस जगह के बारे में रिसर्च की, एंड बट दे फाउंड आउट अगेन द सेम नैरेटिव जो 100 साल पहले की फैमिलीज़ ने बताए हुए थे, लिखे हुए थे कि वैनिशिंग कैटल, म्यूटिलेटेड कैटल, की उनकी या तो कैटल गायब हो रही थी या तो म्यूटिलेटेड मिलती थी विदाउट एनी ब्लड। और इसके अलावा अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की भी काफ़ी साइटिंग्स थी। केपलर जो है, नैप नैप जो है, नैप वो अपनी किताब में लिखता है कि देयर वर एट लीस्ट 100 साइटिंग्स एट अराउंड द टाइम कि जब वो उस चीज़ जगह पे रिसर्च कर रहे थे, वो ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू इयर्स। इसके अलावा दे सॉ लार्ज एनिमल्स विद रेड आइज़ दैट स्टेयर्ड एट देम आउट ऑफ द डार्क। और जब उन पे वो शूट करते थे उन एनिमल्स के ऊपर, I don't know why would they shoot at animals, but yeah, they did shoot at animals. But the गोलियों ने कुछ फर्क ही नहीं हुआ एनिमल्स को, राइट? इट वाज लाइक हाँ, गोलियां रिबाउंड हो गई। एंड दोज बिल्कुल। आर रियल थिंग्स, आई एम नॉट बुलशिटिंग एनीवन, दिस इज, यू कैन लाइक, we'll attach the links in the description, right? ये सो सबसे बड़ी अजीब बात ये थी कि आपने बताया अभी कि लार्ज एनिमल्स के बारे में, सबसे जो प्रोमिनेंट लार्ज एनिमल इसके बारे में वो कॉन्टीन्यूसली डिस्कस करते हैं व्हेन डिस्कसिंग अबाउट शर्मन रेंच। इन लोगों ने जो ज़्यादातर देखा था, इट वाज अ बिग वेयर वुल्फ। ठीक है, वो कहते थे वो इतने बड़े साइज़ का होता था कि लाइक इट वुड बी अराउंड 5 to 6 फीट इन हाइट। इतना बड़ा उसकी हाइट थी उस वेयर वुल्फ की। और वो ईजिली कहते हैं कि हमारे कैटल्स को गर्दन से पकड़ के घसीट के ले जाता था। और इसलिए ये लोग उस कैटल उसके ऊपर शूट करते थे, उस वेयर वुल्फ के ऊपर। और कुछ इंस्टेंसेस में उन्होंने ये भी कहा है कि जो वो वेयर वुल्फ था, इट वुड लिटरली डिसअपियर इन फ्रंट ऑफ देयर आइज। लगे अभी खड़ा हुआ है, उनके सामने एकदम से थिन एयर के अंदर डिसअपियर हो जाता था। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि these might be some kind of demonic entities, you know, haunting that these places because if you know and research about the demonic entities, there is a special class of demonic entities जो कि एनिमल से एसोसिएट होती हैं। ठीक है, these are called I don't know what their name is, I forgot their names, uh, बट लाइक लोग कहते हैं कि जो बिग फुड है, इट्स काइंड ऑफ अ डिमोनिक एंटिटी एज वेल। कुछ जो डीमंस हैं, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स और दे शो देमसेल्व्स एज एनिमल्स। ठीक है, जिसमें वेयर वुल्फ्स, इसके अलावा कुछ लोगों को बड़े मैंटिसेस नज़र आते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को बिग फुट्स नज़र आते हैं, कुछ लोगों को आप कह लो कि बड़ी ईगल्स नज़र आती हैं रात के वक्त, या बड़ी बर्ड्स नज़र आती हैं। तो इसके बारे में मैंने स्टडी किया था अ लॉन्ग टाइम अगो, दैट्स व्हाई आई फॉरगॉट द स्पेसिफिक नेम फॉर दीज थिंग्स। बट इस दीज आर अ काइंड ऑफ डिमोनिक एंटिटीज विच शो देमसेल्व्स एज एनिमल्स। और जब whenever they show themselves as animals, these things are pretty huge। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती, दे वो अपने आप को काफ़ी बड़ी शो करती हैं। और यस, और they would shoot at these cattle because at these animals because they would take their cattles, you know, they would scare their cattle। ठीक है, वो उनके घर के आसपास नज़र आती। और एज यू नो, जो ज़्यादा लोग हैं जिनके पास रेंचेस होते हैं, दे हैव गन्स। जो भी लोग ज़्यादा जो अमेरिका में जिनके पास रेंचेस होते हैं, 90% 95% ऑफ दीज पीपल दे ओन गन्स। वो गन्स इन्हीं पर्पसेस के लिए होते हैं कि अगर कोई बाहर से कोई एनिमल आ जाता है, ठीक है, इनकी किसी भी कैटल को चोरी करने के लिए, सो दे कैन शूट एट दैम। सो दैट्स वाई दीज पीपल यूज टू शूट एट दिस थिंग्स। यार इसके अलावा, हाँ, दैट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। देयर वाज अनदर थिंग अबाउट electromagnetism, or about electromagnetic fields, के देयर वर इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स के जब वो उनको सेंस करते थे ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स, तो दे सेंस्ड काइंड ऑफ लाइक, आपको एक जगह से, एक पॉइंट से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आप डिटेक्ट कर रहे हो, फिर इट्स काइंड ऑफ मूविंग दैट व्हाटएवर ऑब्जेक्ट और थिंग दैट यू सेंस दैट दोस फील्ड्स फ्रॉम, तो वो मूव कर रही है, राइट? इट्स लाइक इट्स मूविंग अराउंड यू इन द रूम दैट यूर इन, आपको तंग कर रही है, और वो एक आपको पता चलता है कि एक एक खास ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, और जो डिस्ट्रक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एमिट कर रहा है। ये भी काफ़ी नैप ने अपनी किताब में बताया है, हंट फॉर द स्किन वॉकर। हैव यू हर्ड अबाउट EMF डिवाइसेस? EMF डिवाइसेस वो होती हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं आसपास, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। ये जो
अब जैसे कि आपने बताया कि ये इनको ऑब्जेक्ट्स मतलब कि इनविजिबल लगता था, कि जैसे कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है इनविजिबल वो मूव हो रही है अराउंड द रूम तो अराउंड द रेंज. सो दिस इज़ रियली स्ट्रेंज एज वेल. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट ज़्यादातर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं शर्मन रेंज की दे आर ऑफ डिमोनिक नेचर, बट एट द सेम टाइम इसमें फिर यूएफओज और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, विच मेक्स इट रियली स्ट्रेंज. इसमें एक स्टोरी ये भी है कि शर्मन फैमिली से जो पहले की फैमिली थी, उन्होंने जो बताया था शर्मन फैमिली को, उन्होंने ये बताया था कि लाइक वो उनका उनका एक फादर था हु यूज़ टू वॉक अराउंड द रैंच इन द इवनिंग. ठीक है. और रैंच के साथ ही एक छोटी सी लेक थी जहाँ वो जाते थे, वहाँ जाके बैठते थे अपने अपने छोटे बच्चे के साथ. ठीक है. वहाँ जाके फैमिली टाइम टुगेदर, फादर सन टाइम. ठीक है. गुड टाइम्स. मगर इन लोगों ने एक दफ़ा ये देखा कि दे सॉ स्ट्रेंज एनिमल, the same werewolf that Sherman family talks about repeatedly. इन लोगों ने इस वेयरवुल्फ को चेज़ किया. अकॉर्डिंग टू डैम इन्होंने चेज़ किया उस वेयरवुल्फ को, और पता नहीं बड़े बहादुर थे मेरे ख्याल में. और वो चेज़ करते करते वो आस पास वो जो लेक थी वो उस लेक से भी आगे निकल गया, जो लेक इनके घर के पास थी, विच वॉज अराउंड 800 मीटर्स अवे फ्राम देयर रैंच. इन लोगों ने उसको चेज़ करते करते उसके पीछे गए. एंड दे क्लेम दैट उसको चेज़ करते करते इवनिंग से नाइट टाइम हो गया, 1 घंटा गुजर गया. और जैसे ये लोग एक पहाड़ी पे पहुँचे तो ये पहाड़ी पे जाके दोनों बैठ गए थोड़ी देर आराम करने के लिए. अब जैसे ये लोग वहाँ आराम कर रहे हैं, दे हेयर सम स्ट्रेंज नॉइजेस अबाउट ऑफ सम पीपल टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज स्ट्रेंज लैंग्वेज जिन्होंने आज से कभी पहले की नहीं सुनी हुई. और जैसे ही ये इस नॉइज़ को खामोशी से देखते हैं कि नॉइज़ कहाँ से आ रही है, आसपास देखते हैं सुनते हैं, दे सी अ स्ट्रेंज पोर्टल राइट डाउन साइड द हिल. जो जिस हिल पे ये बैठे थे उस हिल के बिल्कुल नीचे करके एक स्ट्रेंज सा पोर्टल खुला हुआ था. एंड दे सॉ अ मैन कमिंग फ्रॉम दैट पोर्टल आउटसाइड दैट पोर्टल. ठीक है. और ये देख के जैसे इन लोगों ने उस आदमी को देखा. ठीक है. द सेम थिंग दे सॉ देम एज वेल. जैसे इन लोगों ने इस चीज़ को देखा, उस चीज़ ने सेंस कर लिया कि कोई मुझे देख रहा है. उसने इनको वापस देखा. मगर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कहते हैं कि ऐस क्योंकि वो रात का वक्त था, आई वी कुडंट सी इट्स फेस, बट इट जंप बैक इनटू द पोर्टल और वो पोर्टल बंद हो गया. सो ये भी अजीब-ओ-गरीब चीज़ें इस शर्मन रैंच के बारे में सुनने को मिलती हैं. So whatever I think was manifesting of over there must be of demonic nature, or there must be some kind of energy in that place which was stimulating, which was making it easy for interdimensional beings to come and go. What do you think? यार इट कुड ऑल्सो बी कि हम वी मिस्टेकिंग यूएफओज फॉर इंटरडायमेंशनल बीइंग्स, राइट? क्योंकि हम हर Yes. चीज़ पे यूएफओ को ठप्पा लगा देते हैं व्हेन दे माइट एक्चुअली बी Mm, घोस्ट्स, राइट? these might be demons or ghosts, or which are playing tricks on us, because these things like to play tricks on us. क्योंकि अगर इनके क्योंकि कुछ जगह पे मैंने जैसे अगर आप कुछ एब्डक्शन केसेस देखें, एलियन एब्डक्शन के केसेस, उसमें ज़्यादातर जो फेमिलियर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादातर डिमोनिक पोसेशन से मिलती हैं. ठीक है. जिन लोगों के ऊपर जो लोग क्लेम करते हैं कि हमें एलियंस एबडक्ट करके ले गए थे, वो ये कहते हैं कि एलियंस दे इट वाज अ होलोग्राफिक इमेज ऑफ एलियन. ठीक है. इट वाज फ्लोटिंग फ्री इन द एयर जस्ट लाइक अ डीमन. अब फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें सल्फ़र की बदबू आ रही थी अपने आसपास से. सल्फ़र की बदबू जब भी आई है, इट्स ऑलवेज अ डिमोनिक. इट्स लाइक यू कैन से अ डीमन इज़ ट्राइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. ठीक है. जब भी ये डीमन अपने आप को एक्सप्रेस करता है या फिर आपकी डायमेंशन में आने लगता है, आपको सल्फ़र की बदबू आने लगती है. ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, काफ़ी ज़्यादा लोग जिन्होंने एक्सॉर्सिज़म्स की हुई है, काफ़ी ज़्यादा प्रीस्ट, काफ़ी ज़्यादा फादर्स और बिशप्स जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एक्सॉर्सिज़म्स की हुई, वही कहते हैं कि हमेशा हमें एक्सॉर्सिज़म के वक्त सल्फ़र की बदबू आती है. तो ज़्यादातर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एलियन अबडक्शंस की, दे आर मैचिंग विद डिमोनिक पोजेशंस एज वेल. यार वी नीड टू एक्सप्लोर दिस, क्योंकि यार द आयरनी कि काफ़ी लोग यूएफओस पे यकीन रखते हैं लेकिन गोस्ट्स वगैरह को, स्पिरिट्स वगैरह को नहीं मानते. डू नॉट बिलीव इन द अनसीन, so that's very ridiculous to me. इट इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग, जब तक आपके साथ ना हो आप बिलीव नहीं करते इस चीज़ पे, है कि नहीं. Hmm. मगर स्ट्रेंजली लोग एलियंस पे बिलीव करते हैं. और एट 80% ऑफ ऑल बिलीवर्स हैव नेवर सीन एलियंस बट दे स्टिल बिलीव इन एलियंस. मगर जो डीमंस हैं, जैसे कि जो मखलूक़ात हैं, फरिश्ते, डीमंस,
कुछ भी हैं, ये इनके बारे में तो कुरान पाक में लिखा हुआ है जिन्नात के बारे में, ठीक है। हम उन पे बिलीव नहीं करते मगर हम एलियन पे बिलीव करते हैं। ये कितनी स्टूपिड सी बात है। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, जब से ह्यूमैनिटी ने एग्जिस्ट किया है या फिर यहाँ पे प्रीवेल किया है, हर रिलीजन में हमें डीमंस के बारे में मालूम होता है, क्योंकि ह्यूमंस हैव बीन इंटरेक्टिंग विद देम इन डिफरेंट काइंड ऑफ यार विच हंट की बात कर लो, सैलम विच सिनेरियोस। ट्रायल्स की बात कर लो, सो मेनी इंसिडेंट्स, हज़ारों बिशप जो एक्सॉर्सिज्म्स वगैरह करते थे, उनकी आपको पर्सनल डायरीज़ में, उनकी किताबों में आपको पता चलता है कि यार पूरे एक्सॉर्सिज्म्स हुए थे, demons exist. So that's empiricism का तो फिर कोई लिमिट नहीं है ना। इफ यू वेरी एम्पेरिकल अबाउट थिंग्स, आप कहते हो मुझे इसका प्रूफ चाहिए, 1+1 है, मुझे 2 चाहिए, तो फिर आप यकीन नहीं करोगे इन चीज़ों पे। यार सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर लोग जो बिलीव नहीं करते, दे स्टार्ट बिलीविंग इन डीमंस जब उनके साथ कुछ होता है, ऐसा वाक़या होता है, ठीक है। सो ये भी सबसे बड़ी निशानी है कि ज़्यादातर स्केप्टिक्स जो थे, लाइक उन्होंने कोई घर ख़रीदा, उनको मालूम नहीं था इस घर की हिस्ट्री क्या है या फिर इस घर को क्यों बेचा गया। उन्होंने घर ख़रीद लिया, कहीं भी सस्ती प्रॉपर्टी मिली, अभी जैसे उनके साथ वाक़यात होने शुरू हुए, और जब भी वो उस घर को वापस छोड़ के जाते हैं, वो दे लीव एज अ बिलीवर, दे नेवर लीव एज अ स्केप्टिक 100% ऑफ द टाइम। जो सबसे बड़ी निशानी क्या है कि दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट एंड वी शुड बिलीव इन दैम एज अ पार्ट ऑफ रिलीजन एज वेल। यार इसके अलावा, जस्ट टू फिनिश फिनिश दिस एपिसोड ऑफ, स्किन वॉकर रैंच की थोड़ी सी आगे बात करूंगा। देयर इज दिस गाय कॉल्ड ब्रैंडन फ्यूगल, ठीक है। ये भी एक बिजनेसमैन था और एक रियल एस्टेट ओनर था यूटा के अंदर। तो इसने इसने एक बुक स्टोर पे ना किताब देखी होती है जॉर्ज नैप की, जिसकी भी मैं बात कर रहा था, हंट फॉर द स्किन वॉकर, जो किताब थी। वो एक बुक स्टोर पे देखता है और वो उसको इंटरेस्ट होता है, वो घर जाके वीकेंड को पढ़ता है वो किताब, फिर वो कुछ साल के लिए उसके बारे में भूल जाता है। फिर 2015 में ना रॉबर्ट बुगलो उसको अप्रोच करता है और कहता है कि ये जो स्किन वॉकर रैंच है ना, वी वांट यू टू कम एंड वर्क विद अस, क्योंकि यू आर आल्सो अ यूएफओ एंथुसियास्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 5 साल के लिए, द पेंटागन आल्सो हैज बीन कीपिंग इट्स आइज ऑन इट एंड आल्सो हैज मेनी प्रोजेक्ट्स जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और द कंपनी दैट बिगलो सोल्ड द स्किन वॉकर रैंच टू, दैट वाज आल्सो सीक्रेटली ओन्ड बाय द पेंटागन, जो अभी भी उन्हीं के अंडर है। इसके अलावा वो फ्यूगल कहता है कि देयर इज दिस हिच हाइकर फिनोमिनन, कि this place doesn't leave you alone. If you've ever come to this place, तो things will start happening to you even if you leave that place. Like फ्यूगल ये कहता है कि उसका कोलीग था, उसको वो लेके गया वो जगह दिखाने के लिए। अब जो उसका उसका कोलीग चले आता है वापस, और फ्यूगल जो है वो अभी भी साइड पे होता है, स्किन वॉकर रैंच पे होता है। अब वो देखता है कि स्किन वॉकर रैंच पे ना जितनी आसपास गाड़ियाँ होती हैं, उनकी उनकी जो लाइट्स होती हैं वो ऑन ऑफ हो जा रही हैं। और उसका कोलीग भी बताता है कि उसी एग्जैक्ट टाइम पे ना मेरे घर के इर्द-गिर्द नेबरहुड में जितनी गाड़ियाँ थी, दे स्टार्टेड एक्टिंग अप द सेम थिंग। और उसी वक़्त ये होता है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेज़ होती हैं ना, फ़ोन्स वगैरह सब, बैटरीज़, कैमराज़, उनकी 100% चार्जिंग ज़ीरो हो जाती है इन लाइक अ फ्यू सेकंड्स, उसी एग्जैक्ट टाइम पे। So the TVs, the washing machines, all of those electronic things that just stop working. और ये बात हमने देखी भी है इन, क्या था यार, मैनी यूएफओ साइटिंग्स, जो कि राइट पैटरसन एयरबेस के का वाकया हुआ था कि ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्टॉप वर्किंग। ये काफ़ी आपको एलिमेंट मिलता है ऑल द यूएफओ साइटिंग्स। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगेन मैं उसी डिमोनिक नेचर की इस जो वाक़या अभी वाक़या बताया, इसकी डिमोनिक नेचर की तरफ दोबारा आ रहा हूँ। एज यू टोल्ड कि हिच हाइकर इफेक्ट, हैव यू एवर स्टडीड अबाउट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स? एटी यू नो परसेंट ऑफ थिंग्स द फॉलो देम yes एज वेल। 80% of the 80% of the paranormal investigators who leave the field, उनका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि अगर वो किसी जगह को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग द सेम थिंग्स इन देयर हाउस, ठीक है, और वो चीज़ें उनके साथ अटैच हो जाती हैं एंड दे स्टिल सी दोज थिंग्स इन देयर ड्रीम्स। वो चीज़ें उनको फिजिकली भी अटैक करना शुरू कर देती हैं एंड दीज थिंग्स स्टार्ट अफेक्टिंग देयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन देयर होम्स एज वेल, ठीक है। तो अगेन वही डिमोनिक नेचर वाली बात इस स्किन वॉकर रैंच के साथ। दूसरी बात ये कि एज यू टोल्ड के जैसे कि कैम कॉर्डर्स हैं, कैमराज हैं, या भी कोई भी आपका फ़ोन है, उसकी चार्जिंग 100 से बिल्कुल ज़ीरो पे ड्रेन हो जाती है। दिस इज़ अ कॉमन फिनोमेना एज वेल विद डीमंस। वो भी इस चीज़ को वो अक्सर क्या करते हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं टू मैनिफेस्ट देमसेल्फ और टू डू समथिंग, ठीक है,
टू मेक अ नॉइज़, टू फिज़िकली अटैक यू, टच यू, ठीक है? दे नीड एनर्जी। तो ज़्यादातर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड्स को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं उनकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस फिनोमेना, आप कोई भी पैरानॉर्मल शो देखो उसमें भी यही होता है कि दे टेक सम काइंड ऑफ बैटरी पैक्स, एक्स्ट्रा बैटरी पैक्स विद देम, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बैटरी डिवाइसेस जिनको वो अराउंड द एरिया जिसको वो डिस्कवर कर रहे होते हैं, जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, वहाँ बिछा देते हैं। क्यों? ताकि दीज थिंग्स जो हैं वो उन बैटरीज को ड्रेन करें और फिर उनकी एनर्जी को यूज़ करके अपने आप को मैनिफेस्ट करें। वो डिलिबरेटली ये करते हैं। सो दे आर सो दे वो तो ये जो फिनोमेना है, अगेन वही जैसे कि पैरानॉर्मल के साथ फिर से कनेक्ट हो रहा है, यूएफओ वाला फिनोमेना पैरानॉर्मल के साथ भी। और आपको पता है कि इफ़ यू उस रैंच पे और भी कुछ छोटे बहुत हट्स हैं और छोटी बहुत प्रॉपर्टीज़ और भी बनी हुई उस रैंच के ऊपर, जिनको लोगों ने डिस्कवर करने की कोशिश की शर्मन फैमिली के बाद। रॉबर्ट बिगलो की भी रिसर्च टीम ने स्टडी करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दे इवन सॉ सम डिमोनिक एंटिटीज इन दीस प्रॉपर्टीज ऑन शर्मन रैंच। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ पैरानॉर्मल स्टफ हुआ, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने बकायदा ईवीपीज़, यू नो व्हाट इज़ ईवीपीज़? ईवीपीज़ आर स्मॉल, लाइक I've ईवीपी heard of डिवाइसेस it. होती हैं। ईवीपी डिवाइसेस होती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। वो आपकी जो होते हैं ना, पूरा वाइड स्पेक्ट्रम होता है नॉइज़ेस का, उनमें से कुछ जो जो सबसे फेंट नॉइज़ेस होती हैं उनको फ़िल्टर करके उनको सुनती हैं, नॉइज़ेस को, उन फ्रीक्वेंसीज़ को सुनती हैं, ठीक है? टू रिकॉर्ड सम काइंड ऑफ नॉइज़ेस जो कि इंसान नहीं सुन सकते। कहते हैं इस जगह पे रिसर्चर्स ने बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ईवीपी रिकॉर्ड की, ऑफ डीमंस टॉकिंग इन स्पेनिश, ठीक है? ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ, यस, बाकायदा, और डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब कि कोई डीमंस जो है वो ग्राउलिंग की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है? जैसे कि कुत्ता ग्राउल नहीं करता या फिर कोई जानवर ग्राउल करता है, उस तरह की वो आवाज़ इन्होंने कैप्चर की अपनी ईवीपीज़ के ऊपर। बाकायदा थ्रेट्स नहीं होती कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे, इस तरह की थ्रेट्स इन लोगों ने ईवीपीज़ पे कैप्चर की। So there is a really prominent paranormal aspect to Sherman Ranch, but प्रॉब्लम इज़ दैट अब लोग इसके ऊपर यूएफओ का ठप्पा लगाने पे इतने ज़्यादा इंसिस्ट हुए हैं कि इसको उस डायरेक्शन में ज़बरदस्ती घसीटना चाह रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार, इवन इवन दो देयर हैव बीन मेनी यूएफओ साइटिंग्स, जिस तरह काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि हमने यूएफओस एक्चुअल फ्लाइंग डिस्क देखी जो 40 से 50 मीटर लॉन्ग थी, काफ़ी बड़ी डिस्क थी। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो नैरेटिव पेश कर रहा है आपको। लाइक मैंने कुछ वेबसाइट्स पे जो आर्टिकल्स थे वो मैंने पढ़े, अगर मुझे शुरू में पता चल रहा था, आपको पता चल रहा था कि वो जो राइटर है वो किस तरफ बायस्ड है। तो इफ दैट पर्सन इज इफ एम्फसाइजेस अच्छा ये यूएफओ साइटिंग के बारे में, नॉट अबाउट घोस्ट्स, तो ये पूरे आर्टिकल में वो यूएफओस की बात करेगा, और जो गोस्ट की करेगा वो पूरे आर्टिकल में गोस्ट ही करेगा। तो मैं वो किताब पढ़ूंगा, हंट फॉर द स्किन वॉकर बाय जॉर्ज स्नैप। अभी टाइम नहीं था इसके लिए, आई कुडंट हैव रेड दैट, बट आई वांट टू एक्सप्लोर मोर ऑफ दिस। एक अनबाइस्ड नैरेटिव मुझे मिल जाए ना। तो यही बिल्कुल। है कि सम पीपल से कि यूएफओस वाला और शिट ऐसा सबसे हैरानी की बात शेयरमेंट ये हो। है कि वाई डिड रॉबर्ट बिगलोस रिसर्च टीम और पेंटागन इसको 10 साल तक रिसर्च क्यों की इसके ऊपर? अगर ये कोई सिंपल सा, आप कह लो, पैरानॉर्मल रैंच होता, तो दे शुड हैव जस्ट रिसर्च फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स। इनको 10 साल तक consecutively उस जगह पे रहे। और कुछ तो लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा इसके यहाँ रह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए। और वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ स्टिल अनक्लासिफाइड, उसको कोई भी बंदा उसको अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक है? जो रॉबर्ट बिगलो की रिसर्च टीम ने भी इंफॉर्मेशन सारी गैदर की थी वो भी उसने डिस्क्लोज नहीं की। Where do you think there might be a reason behind it? यार, जॉर्ज स्नैप ने जहाँ तक अपने इंटरव्यू में बोला है जर्नलिस्ट को कि मैंने अपनी किताब 5 से 6 साल डिले इसलिए की, और मैंने हिस्ट्री चैनल का जो शो था वो भी नहीं, इनको भी इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया पहले कुछ साल, बाद में तो करने दिया इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सिविलियन वाला इशू है कि लोग एक्सप्लोर करने आ जाते हैं। और जब उसने अपनी किताब लिखी 2005 में, और जब हिस्ट्री चैनल का जो वो तीन तीन सीजन्स का जो है स्किन वॉकर रैंच के ऊपर जो सीजन्स हैं, तो उसके बाद काफ़ी सिविलियंस आए, एक्सप्लोरर्स आए, उन्होंने ट्रेसपासिंग वगैरह की वहाँ पे। और फिर जो इन्वेस्टिगेशन वाली टीम्स थी ना, उनको तो मुश्किलात पेश आती थी इन डूइंग देयर रिसर्च वर्क एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस वजह से भी अगर बिगलो डिसाइसिव कोई एक आंसर दे देगा ना कि हाँ, यहाँ पे कुछ है, तो फिर लोग और इंट्रिग हो गए कि लेके लोग गोरों को वैसी कीड़ा होता है, जिस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए वहीं जाते हैं। उनको बता दोगे ना आपकी But भाई जाना है। but why but why would Bigelow care about it? You know, Bigelow, he doesn't own the ranch anymore. वो अब या ranch फिर को own नहीं शायद वो करता। भी
यार उसने उसने चलो उसने दिया है, एक ऐसी कंपनी को दिया है, एड्रमेंटिस कुछ ऐसा नाम था, इट्स अंडर द पेंटागन। अगर उसने No, दिया है उसको, तो I दे saw वांट I टू s- कंडक्ट रिसर्च, राइट? दे you वांट know टू that हैव अथॉरिटी ओवर इट। कि स्किन वॉकर एज उन जो करंटली जो है वो इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट नाउ। और ये जो आप सीरीज़ की बात कर रहे हो, स्किन वॉक सीक्रेट्स ऑफ स्किन वॉकर एज, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल एन ऑन गोइंग सीरीज ऑन हिस्ट्री फोर्थ चैनल। सीजन आ रहा है मेरे ख्याल है। फोर्थ सीज़न तीन तो आ आ रहा है चुके हैं। इस साल पे यार, इस साल या नेक्स्ट साल, मुझे नहीं पता कब आएगा। मगर उसमें जो मैंने वो देखा था फर्स्ट का, मैंने फर्स्ट सीज़न पूरा देखा था। फर्स्ट सीज़न में ये मैंने देखा था कि इट इज़ ओन्ड बाय अ प्राइवेट गाय ना, वो प्राइवेट रियल एस्टेट टाइकून है, उसने उस बकायदा इसी सीज़न को बनाने के लिए ख़रीदा, ठीक है, इस रैंच को। एंड रॉबर्ट बिगलो डजंट ओन दिस रैंच एनी मोर। और वाई वुड ही केयर अबाउट सम ट्रैवलर्स जब वो ओन ही नहीं करता? He would have told, and why would शायद he care उसको about? उसको कोई आंसर ही ना मिला हो डिसाइसिव, ये भी हो सकता है। लेकिन इट्स uh, इट्स इट्स वेरी अनलाइकली कि यार इतनी इतनी फैमिलीज ने वाकयात बताए और वो 10 साल रहा, उसको पता ही कुछ नहीं चला। इट्स वेरी अनलाइकली। it's very unlikely, और जो पेंटागन की रिसर्च है वो भी सामने नहीं आई। सो कहाँ ही इट्स आती है रियली, यार। वो अब पता नहीं कब आएगी, जब उनको लगेगा फिर इसी वक्त रिलीज़ करेंगे। मगर लोग कह रहे हैं कि सीज़न 4 में दे आर गोइंग टू डिस्क्लोज समथिंग बिग। इफ़ यू नो अबाउट एंड टाइम्स प्रोडक्शन ऑन यूट्यूब, यू नो हम्म। अबाउट दैट गाय, वो भी बंदा ये कह रहा था कि दे आर गोना टेल समथिंग इम्पोर्टेंट इन द नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट उसने फोर्स उसने उसने नेक्स्ट। बनाई भी स्किन वॉकर रेंच के ऊपर सीरीज। Yes, he has made a video too, और वो यही बात बता रहा था कि उसने अभी बनाई है वीडियो, इसी मंथ बनाई है रिसेंटली। वो बकायदा स्किन वॉकर रैंच पे गया था, ठीक है, खुद गया था। और उसने भी यही कहा है कि समथिंग बिग इज़ कमिंग इन सीज़न 4, और इट्स गना बी अ बिग न्यूज़। मगर यही है कि डिलिबरेटली इस इंफॉर्मेशन को रखा जा रहा है, एंड दे आर यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू मैनिपुलेट ओपिनियंस ऑफ मैसेस, ठीक है, उनको मैनिपुलेट करने के लिए। मगर जो भी है, यस, दिस रैंच इज़ पैरानॉर्मल, और यूएफओ साइटिंग्स भी इसका एक हिस्सा हैं। अच्छा, तो these two things were what we quickly wanted to discuss। बड़ा शॉर्ट एपिसोड था, इसमें हमने प्रोजेक्ट हाई जंप के बारे में बात की है, स्किन वॉकर रेंच के बारे में बात की है। we'll add this to the UFO सीरीज। और अगर हमें आगे भी कुछ ऐसे चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि we researching ourselves as well, जो हमें चीज़ें पता चलती रहेंगी, we'll make episodes on it, we'll add it to the playlist। तो I guess we should wrap this up here, पुनीत, क्या कहते हो? हाँ, आप नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं इसी सीरीज़ में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इट्स अबाउट हाइड्रोजन कोलाइडर। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? हाइड्रोन कोलाइडर, इफ़ यू, इट्स it's owned by CERN company, or they are trying to discover dark matter and antimatter as well using this experiment। मगर मसला ये कि इस ऑपरेशन, ये जो पूरा हाइड्रोन कोलाइडर है, इसकी भी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अजीब सी है, ठीक है, इसके पूरा बनने का जो ऑपरेशन है। उसके अलावा इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी, विच वॉज ब्रॉडकास्टेड लाइव ऑन यूट्यूब, हाइड्रोजन कोलाइडर की जो ओपनिंग सेरेमनी थी, इट वाज रियली स्ट्रेंज। उसमें लोगों ने अजीबोगरीब फिगर्स बनाए हुए थे, ठीक है, अजीबोगरीब डांसेस और रिचुअल्स हो रहे थे। और बाकायदा 2016 में बाकायदा वो लाइव स्ट्रीम हुई थी यूट्यूब के ऊपर। वी आर गोना डिस्कस दैट एज वेल। कुछ लोग ये कहते हैं कि दे आर ट्राइंग टू ओपन अ अंडरग्राउंड पोर्टल using hydrogen collider, and they have some kind of information, and they are doing satanic worships over there as well, but I don't know what's यार, real or कहाँ not। पे पोर्टल सारे, यार मुझे भी दिखाओ, जहाँ भी यूएफओ के बारे में पढ़ते हो आपको पोर्टल मिल जाता है यार हमेशा। यू नो काफी Yeah, मेंशन है because इसका। it is for sure like these things could be interdimensional, ये डायमेंशंस क्रॉस करती हों, ठीक है। और इनको कुछ जगहें पता हों अर्थ पे जहाँ ये डायमेंशंस, ये जो पोर्टल्स खुले हों, क्योंकि अगर अब देखा जाए, जब से इस ह्यूमन हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, जितना भी हम पीछे जाएं, तो कुछ जगहें जो हैं विच हैव बीन मिस्टीरियस सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उनको उनके बारे में यही कहा जाता है कि देयर माइट हैव बीन अ पोर्टल ओवर इन दीज प्लेसेस, ठीक है। और दैट्स वाई दीज रिलीजन्स अराउंड दीज प्लेसेस आर मिस्टीरियस, जो लोग हैं, और वो जिन डेमी गॉड्स की पूजा करते थे, दिस माइट हैव बीन सम इंटर डायमेंशनल बींग्स विच वर कमिंग थ्रू सम पोर्टल्स, और दे यूज टू वर्शिप दैम। सो दिस इज़ रियली यार, इसका स्ट्रेंज। साबिक हैफ का में वाकया मिलता है कि वो काफी 100 सालों के लिए सोते रहते, तो व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? इट कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय सम पोर्टल वाली चीज। नॉट श्योर, बट कुड बी अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट।
Well, I think so. We're gonna upload this podcast today, and we're gonna wrap this episode now. Okay. Do you have anything else to add, Abdullah? Yeah, this was pretty much it. Let's wrap this up. See you in the Okay. next podcast.